नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 3 के अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत यहाँ पे दूसरा नंबर टॉपिक भौतिक लक्षण, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्लेसेज है उसे भी आप लोग आसानी से माइंड मैपिंग के जरिए आप पूरा कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए पूरा का पूरा ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो सेगमेंट है, कोई भी सेगमेंट यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। एक एक सेगमेंट को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करेंगे और इससे आप रटने की प्रक्रिया से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि मैथ और मैप बिना आपको प्रैक्टिस से, बिना माइंड मैपिंग से आप इसे कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए हम लोग बारी बारी से आज बात करते हैं सबसे पहले भौतिक लक्षण की। तो पूरे के पूरे देखिए, अगर अमेरिका की अगर यहाँ पे भौतिक लक्षण की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो थोड़ा बहुत इसको डिवाइड करना ज़रूरी हो जाता है ताकि आप आसानी से चीज़ों को हैंडल कर पाए। तो इसमें भौतिक लक्षण में 4 टाइप का लक्षण हमें दिखाई देता है पूरा अमेरिका में। पहला जो एरिया है कनाडा के तरफ, उसको बोला जाता है यहाँ पे कनाडियन शील्ड। कनाडियन यहाँ पे शील्ड है। कनाडियन शील्ड का ही दूसरा नाम हो जाता है यहाँ पे लॉरेशियन शील्ड। लॉरेशियन शील्ड आगे आप जानेंगे कि भाई लॉरेशियन शील्ड इसको क्यों बोलते हैं। लॉरेशियन वाला जो क्षेत्र है जो कि उच्च अक्षांश में स्थित है। दूसरी अगर बात करें हम लोग तो हो जाता है यहाँ पे अपलेशियन, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। अपलेशियन पर्वत का जो क्षेत्र है, अपलेशियन पर्वत। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये पूरब की तरह है, पूरब की तरफ। इसको उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, पूरब में उच्च भूमि। तीसरा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा मध्यवर्ती भाग, मध्य बीच का इलाका, मध्यवर्ती भाग। अब जब बीच का इलाका मध्यवर्ती भाग है, इसको निम्न भाग भी बोला जाता है। इसका मतलब कि इसके पश्चिम में जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम कार्डिलेरा बोलते हैं, पश्चिम कार्डिलेरा बोलते हैं। अब चलिए थोड़ा मैप में इसे हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो जियोग्राफिकल जो एरिया है किन किन क्षेत्रों के कवर करता है। और इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत देखिए अब जो भी है बहुत सारा पर्वत रेंज मिल जाएगा, बहुत सारा पर्वत मिल जाएगा। और उसमें मौजूद जो भी इम्पोर्टेंट जो चोटी होगी, उसमें जो मौजूद जो भी इम्पोर्टेंट प्लेट्यू होगी और उसके आस पास ही जो भी डेजर्ट होगा, उन सारे ही चीज़ों को आसानी पूर्वक आप कंप्लीट कर लेंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 था कनाडियन शील्ड। देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको हडसन की खाड़ी बोलते हैं, हडसन की खाड़ी। सब मैं कराऊंगा, ठीक है। हडसन की खाड़ी है, बे ऑफ हडसन। यहाँ से कुछ इस टाइप की संरचना जाती है और इसी को यहाँ पे बोला जाता है। ध्यान से देखते चलिए, कनाडियन शील्ड, कनाडियन शील्ड या इसको लॉरेशियन शील्ड भी बोला जाता है। बहुत ही पुरानी संरचना है, ध्यान रखिएगा। और ये पुरानी जो संरचना है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी जियोलॉजिकल कैलेंडर पढ़ा होगा तो उसमें एक काल आता है प्री कैम्ब्रियन यूरा, माने प्री कैम्ब्रियन एरा बोलते हैं उसको, प्री कैम्ब्रियन एरा। इस समय के इस संरचना से यहाँ पे निर्मित है। और इसकी जो पूरी तरीके से अगर इसकी संरचना की हम लोग बात करें, संरचना तो बिल्कुल ही ये क्या बोलते हैं कि आग्नेय चट्टान से, आग्नेय चट्टान से निर्मित है। और आग्नेय चट्टान का जो बड़ा बड़ा जो रवे का जो आकार होता है, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा रवे का आकार। लेकिन हो क्या रहा है कि आग्नेय चट्टानों में आपको पता होगा कि ये चट्टानों में जो रूपांतरित की जो प्रक्रिया होती है, अब 2 ही बनेगा, या तो कायांतरित चट्टान बनेगा या फिर अवसादी चट्टान बनेगा। तो इस आग्नेय चट्टान में अभी वर्तमान में वहाँ पे जो प्रक्रिया चल रही है, अनाच्छादन की प्रक्रिया चल रही है, अनाच्छादन। अब अनाच्छादन की प्रक्रिया होने का मतलब कि जो भी बड़े बड़े बोल्डर हैं वो छोटे छोटे बोल्डरों में गोला, बजरी, ये सब कन्वर्ट होने लगेगा और धीरे धीरे रेत, ठीक है, चीका, मिट्टी सब यहाँ पे बनने लगेगा। तो इसका मतलब अनाच्छादन की प्रक्रिया है। तो एक समय के बाद से अब ये तय है कि धीरे धीरे वो अवसादी चट्टान का रूप ले सकता है। तो इसमें क्या हो रही है, अनाच्छादन की प्रक्रिया अभी जारी है और कालांतरण में चल के ये भी हो सकता है कि अवसादी चट्टान का, अवसादी चट्टान का
रूप यहाँ पे ले सकता है, रूप ले सकता है। और ये इसका देखिए जो उत्तरी भाग है, जो ये वाला जो आपको इलाका यहाँ पे दिखाई दे रहा है इधर, ये इतना उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हो जाता है कि बर्फ से ढका रहता है। और ये जो निचला जो भाग है, ये जो इलाका है दलदली भूमि है। तो इसे भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि उत्तरी जो भाग है इसका, उत्तरी भाग बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। और इसका जो दक्षिणी भाग है, देखिए यहाँ पे दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग को बोलते हैं इसको दलदल, दलदल है यहाँ पे। क्यों दलदल है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे आप अपलेशियन पर्वत और ये जो पश्चिम कार्लेरा का भी मैंने जिक्र किया था, पूरा का पूरा देखेंगे आप लोग अमेरिका में, तो पूरा का पूरा ये पश्चिम कार्लेरा फैला हुआ है। अब यहाँ पे जो संरचना बनती है बिल्कुल ही एक अर्धचंद्राकार टाइप का यहाँ पे संरचना बन जाती है। यहाँ भी पर्वत है और यहाँ भी अगर देखेंगे तो पठार टाइप अगर ये मौजूद है, तो बीच के इलाके में अब स्वाभाविक सी बात है कि जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। यही कारण है कि आप लोगों ने ठीक है ग्रेट लेक्स का नाम सुना होगा, जिसमें 5 लेक हैं। इसके अलावा कनाडा में भी विनिपेग वगैरह लेक का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये जो लेक है आगे वाले क्लासों में हम लोग देखेंगे, ठीक है, सब यहीं पे मौजूद है। और यहाँ पे 5 लेक यहाँ पे मौजूद है। एरी हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, ऐसे सारे यहाँ पे लेक मौजूद हैं। तो इसके वजह से जो दक्षिणी जो भाग है यहाँ पे कैसा है, दलदली भूमि है। और इसी दलदली भूमि की वजह से आसपास के जो भी इसके क्षेत्र है, या तो उसमें नदियाँ निकलेंगी, देखेंगे अभी इधर, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। और नदी और प्लस क्या है, बहुत सारे झील यहाँ पे मौजूद है। उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग दूसरी बात करते हैं इस अपलेशियन पर्वत की, ठीक है। अब इस अपलेशियन पर्वत को यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट मैप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे है यही जो रेंज है, देखिए अपलेशियन पर्वत, ठीक है, पूरा पूरा एरिया ये कवर किया हुआ है। तो इसके बारे में भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में अगर नोट्स बनाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा, प्रैक्टिस जितना करेंगे। अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, तो ये जो बीच का जो इलाका है पूरा पूरा अटलांटिक ओशियन का है। देख रहे हैं ना इस आकार की जो अटलांटिक ओशियन का जो इलाका है। आगे आप पढ़ेंगे, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि अपलेशियन पर्वत की संरचना किस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है, कैसे यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट का जो कंसेप्ट आएगा, यहाँ पे भ्रंश घाटी का जो कंसेप्ट आएगा, रिज का कंसेप्ट आएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच यहाँ पे रिज बना हुआ है। वोल्केनो की प्रक्रिया यहाँ पे कंटिन्यू रूप से जारी रहती है। तो उसका इफेक्ट आपको अपलेशियन पर्वत में भी दिखाई देगा। आगे आप ज्योग्राफी में इसे पढ़ेंगे। तो अपलेशियन पर्वत ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पूरा का पूरा ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। तो इसको अपलेशियन पर्वत, ठीक है, सॉरी उत्तरी भाग नहीं होगा, पूर्वी भाग हो जाएगा। तो पूर्वी भाग में ये स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है। और दूसरा अगर इसकी हम लोग बात करें तो ऊपर हो जाएगा इधर कनाडियन शील्ड। तो और आप एक लाइन जोड़ सकते हैं कि कनाडियन शील्ड के दक्षिण में, कनाडियन शील्ड के दक्षिण में ये स्थित है। पर्वत की अगर इसकी संरचना की बात किया जाए, पर्वत की जो तो संरचना है एकदम मोड़दार पर्वत है। ध्यान रखिएगा, मोड़दार, फोल्डेड माउंटेन जिसे बोला जाता है, मोड़दार पर्वत, ठीक है। एक्चुअली देखिए अपलेशियन पर्वत कोई पर्वत नहीं है बल्कि रेंज है। इसमें कई सारे पर्वतों का समूह है। जैसे आप समझिए, जैसे हिमालय है। अब हिमालय की जो लंबाई इतनी अधिक है, चौड़ाई भी अधिक है, तो हिमालय की ऊंचाई और ठीक है जो भी चौड़ाई है हर जगह एक समान नहीं है। तो इसको कई सारे पर्वतों की श्रेणी में बांटा गया है। और उन एक एक पर्वतों में उसकी जो भी ऊंची ऊंची जो शिखर होती है उसका भी नामकरण किया गया है। जैसे कि एवरेस्ट के शिखर हो गया, K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी आपको समझना है कि अपलेशियन पर्वत अगर रेंज है यहाँ पे, ठीक है, पूरा पूरा बहुत सारे पर्वत है। जो भी पर्वत है वो कैसे पर्वत है, तो मोड़दार पर्वत है। ध्यान रखिएगा, मोड़दार पर्वत, ना कि ब्लॉक माउंटेन, मोड़दार, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात किया जाए इसकी विस्तार को लेके, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो बिल्कुल देखिए कनाडा से लेके यहीं आपको नियाग्रा फॉल देखने के लिए मिल जाएगा। तो कनाडा से लेके देखिए यहाँ पे विस्तार,
कनाडा में यहीं पे आपको एक जगह देखने के लिए मिल जाएगा। इसे मैं हटा देता हूँ। कनाडा में यहीं पे एक जगह देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसका नाम है क्यूबेक। क्यूबेक, ध्यान रखिएगा, क्यूबेक। क्यूबेक से लेके सीधे आएंगे आप यूएसए में, तो यूएसए में ये कहा यहाँ पे जगह देखने के लिए मिल जाएगा बर्मिंघम। ठीक है, तो यूएसए के कहाँ हो जाएगा यहाँ पे बर्मिंघम ने, बर्मिंघम में। तो विस्तार आप समझ गए। कनाडा के क्यूबेक से लेके यूएसए के बर्मिंघम तक का एरिया पूरा ये कैप्चर कर रहा है। और इसके पूर्वी भाग पे बहुत सारी यहाँ पे नदियाँ भी निकली हुई है, छोटी बड़ी नदियाँ भी मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, चूँकि इसकी जो संरचना है काफ़ी पुरानी है, और पुरानी संरचना से जो भी नदियाँ निकलती है तो वाटरफॉल का देखिए निर्माण करती है। तो इसीलिए इसका पूर्वी भाग में अधिकतर आपको वाटरफॉल देखने के लिए मिल जाएगा, वाटरफॉल। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वाटरफॉल है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नियाग्रा जलप्रपात। क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। बहुत ही सुंदर, आप गूगल में सर्च मार के आप देख पा रहे मतलब देख लेंगे नियाग्रा जलप्रपात। ये आए दिनों न्यूज में रहता है। ठंड के दिनों में पूरी तरीके से इसका पानी बर्फ बनने की कगार पे आ जाता है। तो वाटरफॉल क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की यहाँ पे बात की जाए तो वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऊंची चोटी माने पूरा अगर रेंज है तो इसकी ऊंची चोटी जो मौजूद है, एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है ब्लू रिज। ध्यान रखिएगा, ब्लू रिज। और इस ब्लू रिज की, अर्थात ये जो ब्लू रिज है अपलेशियन पर्वत का एक भाग है, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत को मैं इसे ठीक है दिखा दूंगा, एक ट्रायंगल शेप में आप समझ जाएंगे। बोलते हैं माउंट, माने माउंटेन मिकेल बोलते हैं, मिकेल या मिसेल भी बोलते हैं, माउंट। ठीक है, मिकेल, ऊंची चोटी इसकी माउंट मिकेल। अब यहाँ पे देखिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है खनिज संसाधन को लेके, क्योंकि पर्वतों में लोहा, कोयला, उसके अलावा चांदी, सोना सब यहाँ पे मिलते हैं। और अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका में या अफ्रीका में या फिर ठीक है मैंने उत्तरी अमेरिका के साथ साथ अब दक्षिणी अमेरिका के इलाकों में देखेंगे तो अधिकतर मात्रा में यहाँ आपको चांदी भी दिखाई देगा, सोने की खान भी दिखाई देगा। और यही कारण है कि देखिए यूरोपीय लोग जो आके यहाँ पे बसना शुरू किया, दक्षिण अमेरिका तक पुरानी जो सभ्यताएं थी, इनका सभ्यता, इधर अमेरिका में एजटेक सभ्यता बसी थी। इन सभ्यताओं को तोड़ के उनको पता ही नहीं होता था कि भाई ये गोल्ड है, सोना है, चांदी है, इतना कीमती है। और यूरोपीय वासी उठा के कहाँ ले गए? अपने यूरोप में ले गए। और वहीं यूरोप से भारत का व्यापार हुआ, और भारत में भी बहुतायत मात्रा में यहाँ पे भी गोल्ड आया। और फिर जब भारत का ठीक है गुलामी के दौर पे आप देखेंगे तो सब सोना वापस निकल के यूरोपीय देशों में चला गया। तो यही प्रक्रिया है, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी देखिए खनिज है, ठीक है, खनिज की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खनिज यहाँ पे है, लोहा मिल जाए आपको। लोहा यहाँ पे विश्व भर में सबसे एक हाई क्वालिटी का लोहा, जिसको क्या बोला था? एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट, ये सब कोयले की क्वालिटी होती है। तो इसमें आपको एंथ्रासाइट कोयला मिल जाएगा। अब सोचिए अभी पहाड़ी इलाका है, अगर इसमें हाई क्वालिटी का कोयला मिल रहा है तो इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ औद्योगिकरण वहाँ पे हुआ ही होगा। इसी में एक क्षेत्र आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र क्या है? सिटी ही है, जिसका नाम है पीटर्सबर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, पीटर्सबर्ग में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यूएसए की लौह राजधानी भी इसे बोला जाता है। ठीक है, यूएसए की लौह राजधानी, माने लोहा यहाँ पे आपको खूब मिल जाएगा, लोहा वाला राजधानी। तो कभी कभी इस टाइप का सवाल पूछ दिया जाता है कि यूएसए में लोहे की राजधानी किसको बोला जाता है? तो पीटर्सबर्ग। ठीक है, कौन सा है? पीटर्सबर्ग। यहीं पे आपको ठीक है इन सारे क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैप आप देखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन अगर आप एक बार मैप को भी आप कंसीडर करते चलेंगे, आसपास के क्षेत्रों को देखेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं पश्चिम कार्डिलेरा की। अब पश्चिम कार्डिलेरा पूरा देखिए फैला हुआ, यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ देखिए पनामा नहर तक, ठीक है, इसका जो रेंज है
इसी को यहाँ पे पूरा पूरा क्या बोल दिया गया, पश्चिम कार्डिलेरा, पश्चिम कार्डिलेरा। और इस पश्चिम कार्डिलेरा का पूरा देखिए जो रेंज जो फैला हुआ है, रेंज माने इसका जो विस्तार है, बिल्कुल आप देखेंगे इधर अलास्का का यहीं पे आपको मिल जाएगा ब्रुक्स रेंज, एक रेंज है ब्रुक्स रेंज। आगे हम लोग अभी थोड़ी देर में तो सब देखेंगे। ब्रुक्स रेंज से लेके सीधे कहाँ तक आना है, तो पनामा नहर तक आना है, पनामा तक इसका पश्चिम कार्डिलेरा का विस्तार हुआ है। अब इसी पश्चिम कार्डिलेरा में आप देखेंगे यहाँ पे तो कई प्रकार के आपको रेंज देखने के लिए मिल जाएगा, रेंज, ठीक है, पर्वतों का रेंज। और जब पर्वतों का रेंज देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, तो यह माउंटेन यहाँ पे होगा ही होगा। माउंटेन के साथ साथ प्लेट्यू भी होगा, और प्लेट्यू के साथ साथ जो भी हाईएस्ट पीक होगा, पीक माने चोटी भी होगा, ठीक है। ये सब हम लोग अभी थोड़ी देर में कंप्लीट करने वाले हैं, तो कम से कम एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हम लोग कैसे बांट सकते हैं, यही है। तो इसे भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब इधर पहाड़ हो गया, इधर पहाड़ हो गया, इधर भी पठारी इलाका हो गया, तो बीच का जो इलाका है ये बिल्कुल ही अर्धचंद्राकार भाग जो है यूएसए का, कनाडा तक का, ये आपको मैदानी भाग है। तो इसे आप मार्क कर लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। और मैं नेक्स्ट मैप में आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यही इलाका है, ठीक है। इसको बोला गया यूएसए का, ठीक है, मध्यम भाग, इसको बोला गया मध्यम भाग या मध्यवर्ती मैदान के नाम से इसको जाना गया। तो ये है मध्यवर्ती मैदान। क्यों हो गया, इधर अपलेशियन पर्वत, इधर पूरा पश्चिम कार्डिलेरा और इधर कनाडियन शील्ड मौजूद है, तो जाएगा कहाँ, बीच में है। अब मध्यवर्ती मैदान वाला भाग, ये चट्टान तो है नहीं, तो हमेशा ही, ठीक है, मैदान को लेकर आप एक चीज़ आश्वस्त रहिएगा कि इसकी जो संरचना होगी, नवनिर्मित जिसे संरचना बोला जाता है, वहीं जो क्या बोलते हैं कि अपरदन की प्रक्रिया, टूटने की प्रक्रिया जिसमें जारी रहती है, ठीक है, वैसी संरचना यहाँ पे हो जाएगा अवसादी संरचना। जैसे भारत की बात करें तो भारत के पूर्वी भागों में आपको यही अवसादी संरचना देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसके पूरब में देखिए, ईस्ट में आपको मिल जाएगा अपलेशियन पर्वत, ठीक है, अपलेशियन पर्वत। और इसके पश्चिम में आपको, ठीक है, मिल जाएगा यहाँ पे, इधर पश्चिम कार्डिलेरा है, और पश्चिम कार्डिलेरा के सबसे बड़ा जो माउंटेन है, सबसे बड़ा माउंटेन जो रेंज है, उसको बोला जाता है रॉकी माउंटेन, ठीक है। रॉकी काफ़ी फेमस नाम है। अभी सब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और इसकी संरचना कैसी होगी, तो मैदान है तो कैसा होगा, यहाँ पे निम्न भूमि। क्यों निम्न भूमि है, मैदान है फिर भी निम्न भूमि क्यों है, क्लियर हो गया आप लोगों को, क्योंकि ये क्या है, पश्चिम कार्डिलेरा है, इधर अपलेशियन पर्वत है और इधर कनाडियन शील्ड है, बीच में यहाँ पे, ठीक है, निम्न भूमि के नाम से इसे जाना गया। अब इन्हें निम्न भूमि में हम देखेंगे तो कुछ नदियों का निकास होता है, कुछ लेक्स भी है यहाँ पे, जिसको हम लोग बारी बारी से भी कंप्लीट करने वाले हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम कार्डिलेरा। देखिए, पूर्वी जो भाग था इसे हमने कंप्लीट कर लिया। ये जो भाग था कनाडियन शील्ड, इससे भी लगभग हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो पश्चिम कार्डिलेरा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, अधिकतर इसमें माउंटेन है, पठार है, पीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी से हम लोग क्लियर कर पाएँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लोग, उत्तर अमेरिका के, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं उत्तर माने उत्तरी अमेरिका के पश्चिम कार्डिलेरा। इसके हमको क्या देखना है, पर्वत देखना है। अभी हम लोग पर्वत देख लेते हैं, पर्वत के बाद हम लोग पठार भी देख लेंगे। तो पर्वत के साथ साथ इसकी जो भी उच्च जो चोटी होगी, उन चोटियों की भी देख लेंगे। तो पर्वत आप चोटी भी हेडिंग डाल दीजिए, इसके साथ साथ आप पठार का भी हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो भी यहाँ पे पर्वतों का जो रेंज है, अब इसके अंतर्गत यहाँ पे रेंज का हेडिंग डालिए, रेंज कुल मिला के, ठीक है। आपको यहाँ पे 9-10 रेंज है, इन रेंज को अभी हम लोग देखने वाले हैं।
इन रेंज को देख लेंगे आसानी से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। नंबर 1 रेंज है, अभी यहाँ पे आप लिखना शुरू कर दीजिए ताकि आप सब चीज़ों को क्लियर कर पाए। पहला है यहाँ पे ब्रुक्स रेंज। क्या है? ब्रुक्स रेंज। पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद इसकी जो भी जियोग्राफिकल लोकेशन है हम लोग उसे देख लेंगे। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे अलास्का रेंज। अलास्का रेंज। थर्ड नंबर में है यहाँ पे मैकेंजी रेंज। ठीक है, मैकेंजी रेंज। नंबर 4 में कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज। ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। और कोई भी मीनिंग है थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, जनरली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको लोड नहीं लेना है, बस आपको समझना है कि कहाँ कहाँ है कोस्ट। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 5 नंबर पे कैस्केडे। कैस्केडे रेंज। कैस्केडे रेंज। नंबर 6 में हो जाएगा सियरा निवेदा। सियरा निवेदा। अभी से आपको नाम भी सुनते चलना है, नाम जितना बार सुनेंगे यकीन मानिए उतना ही अधिक आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। कम से कम लगेगा तो कि भाई ये कहाँ पे है। जैसे बोलो आप अलास्का रेंज, समझना चाहिए, ठीक है, दिमाग रिकॉल करना। अच्छा अमेरिका पढ़ रहे थे, क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है। सियरा निवेदा। 7 नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा रॉकी। रॉकी रेंज, रॉकी माउंटेन भी बोला जाएगा, रॉकी रेंज आप लिख सकते हैं। नंबर 8 मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ सियरा निवेदा। सियरा निवेदा। सियरा निवेदा, इसको बोलते हैं ओसीडेंटल। ओसीडेंटल। अब ये सियरा निवेदा ओसीडेंटल ये 2 जगहों पे फैला हुआ है, एक वेस्ट भाग पे है और एक ईस्ट भाग पे है। दोनों का आप लोग ध्यान रखिएगा, वेस्ट और ईस्ट। नंबर 9 में है सियरा डेलफुग है, यहाँ पे डेल फूग या कहीं जगह आपको सुर भी मिल जाएगा, सियरा डेल सुर। तो एक बार और आप रिवीजन करिए। ब्रुक्स रेंज, नंबर 2 में अलास्का रेंज, नंबर 3 में मैकेंजी रेंज, नंबर 4 में कोस्ट रेंज, नंबर 5 कैस्केडे रेंज, नंबर 6 सियरा निवेदा, नंबर 7 रॉकी रेंज, नंबर 8 सियरा निवेदा रेंज, नंबर 8 यहाँ पे सियरा निवेदा ओसिडेंटल है, नंबर 9 यहाँ पे है सियरा डेल सुर। अब आइए हम लोग देखते हैं इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। और हर एक रेंज में मैंने बताया था बहुत सारा पर्वत श्रेणी होगा, लेकिन हम लोग उसी पर्वत श्रेणी को आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी पिक सबसे अधिक यहाँ पे होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मैप में देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ब्रुक्स रेंज, यहीं अलास्का के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहीं पे, ठीक है। मैं इसे मार्क करते चलूँगा। इसका नाम है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज। अब ये ब्रुक्स रेंज देखिए, ये अलास्का का जो क्षेत्र है आपको पता होना चाहिए कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भाग है। तो ब्रुक्स रेंज कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है, ठीक है, यूएसए में स्थित है। यूएसए में देखिए, आगे इसकी लंबी चौड़ी कहानी है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यूएसए जो है अलास्का को कैसे यहाँ पे कंट्रोल किया। देखिए यहाँ तक आएगा, ठीक है, अलास्का का भाग है, इससे करके जाएगा। दूसरा था ब्रुक्स रेंज के बाद यहाँ पे अलास्का रेंज। अब जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे इधर अलास्का रेंज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलास्का रेंज। अलास्का रेंज कौन सा रेंज है? अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। इसकी बहुत ही फेमस चोटी, ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी, या फिर हम लोग बोले कि पूरा उत्तरी अमेरिका की उत्तरी चोटी, अर्थात नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे है, अलास्का रेंज पे है, जिसका नाम है, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, माउंट मैकिनली। माउंट मैंने माउंटेन, मैकिनली, मैकिनली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनली, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनली।
तो इतना आपको ध्यान रहेगा। अब आइए हम लोग तीसरा रेंज की बात करते हैं। तीसरा रेंज यहीं पे दिया हुआ है जिसको बोला गया मैकेंजी रेंज। ये है आपका, ठीक है, ये वाला जो इलाका है इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, मैकेंजी रेंज, मैकेंजी रेंज। क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक इसकी जो ऊंचाई अधिक नहीं है, बीच का वाला भाग है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। अब नंबर 4 में आ जाइए। इधर आपको जस्ट देखने के लिए मिलेगा कोस्ट रेंज। ध्यान रखिएगा, कोस्ट रेंज। ये वाला भाग है, ये हो जाएगा इधर कोस्ट रेंज, ठीक है। इधर मैं मेंशन करते चल रहा हूँ। कोस्ट रेंज कौन सा है? कोस्ट रेंज। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, देखिए कोस्ट रेंज है कहाँ का, कनाडा में है। तो कोस्ट रेंज इसकी हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। इसको बोला गया माउंट लोगन। तो माउंट हो गया, ठीक है, MT माउंटेन लोगन, माउंटेन लोगन। तो कनाडा की सबसे ऊंची माउंटेन लोगन है, जो कि कोस्ट रेंज में मिल जाएगी। दूसरा इसमें एक और प्रश्न बन जाता है कि नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? वो कौन है? माउंट लोगन। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट लोगन। अब जस्ट आइए नीचे, इधर आएंगे आपको तो मिल जाएगा कैस्केडे रेंज, यही है, ठीक है। इधर आपको ये वाला भाग है कैस्केड रेंज, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कैस्केड रेंज। ध्यान रखिएगा, कैस्केड रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी कैस्केड रेंज की, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, बहुत आसान नाम है, माउंट रेनियर, माउंट रेनियर। अब आपको क्लियर हो रहा है पूरा, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, आप तुरंत रिप्लाई करते हैं कि उसकी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अभी उसकी ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है, आपको ध्यान देना चाहिए। अब उसी तरीके से जो एक एक रेंज है, इस रेंज की कितने बार पूछा जाता है, पूछ देगा कैस्केडे रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट रेनर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? माउंट रेनर। अब उसके बाद से जस्ट यहाँ पे इसकी जस्ट नीचे आएंगे तो मिल जाएगा इन सारे क्षेत्रों में सियरा निवेदा। यहीं पे क्या है ये? सियरा निवेदा, ठीक है। सब मैंने ऊपर नंबरिंग करा दिया है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। सियरा निवेदा, सियरा निवेदा। और इस सियरा निवेदा की सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, ऐसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, माउंट, इसको व्हिटनी बोला गया, माउंट व्हिटनी। ध्यान रखिएगा, माउंट व्हिटनी। अब यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अब ये पूरा का पूरा जो इलाका है, मैं दूसरे रंग से यहाँ पे रंग दे रहा हूँ, ऐसे बहुत बड़े ही एरिया में इस तरह का आपको फैला मिल जाएगा, और बहुत बड़ा रेंज है इसका, ठीक है। इसका नाम है रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन, यही है रॉकी माउंटेन। अगर इस रॉकी माउंटेन की बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है यहाँ पे माउंट एल्बर्ट। ध्यान रखिएगा, एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट भी बोलते हैं इसको, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। अब नीचे आइए, सियरा निवेदा हो गया, नंबर 6 रॉकी माउंटेन भी हो गया यहाँ पे। अब नीचे आएंगे इधर आपको जाना पड़ेगा मेक्सिको के क्षेत्रों की तरफ। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क ऐसे लगाना पड़ेगा, 2 ऐसे और ऐसे, इन्हीं दोनों को आपको लिखना है। नंबर 1 यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका नाम है सियरा निवेदा, सियरा निवेदा ओसिडेंटल, ओसिडेंटल। और मैंने बताया था सियरा निवेदा ओसिडेंटल ये 2 पार्ट में है, एक हो जाएगा ईस्ट, एक हो जाएगा वेस्ट। तो इसको आप लिख लीजिए, इधर वेस्ट
और दूसरा है यहाँ पे ईस्ट। लेकिन ये जो सीरा निवेदा ओसिडेंटल ईस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है, ईस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है ओरिजाबा। पोस्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओरिजाबा, तो ध्यान रखिएगा ओरिजाबा। और सीरा निवेदा ओसिडेंटल वेस्ट की कोई ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि एक ही है, यहाँ पे अलग अलग एरिया में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा ओरिजाबा, क्या हो जाएगा ओरिजाबा। अब यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे इन क्षेत्रों में, यहाँ पे ठीक है। मैप में आप लोग देखते चलिए, बिल्कुल यही लोकेशन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सियरा दे सुर बोलते हैं, सियरा दे सुर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी हिप्पोटेमस है, ठीक है। हिप्पो लिख सकते हैं आप, ठीक है, हिप्पोटेमस। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो सकता है, लेकिन ठीक है यही है हिप्पोटेमस। तो ये हो गया सीरा दे सुर की सबसे ऊंची चोटी हिप्पोटेमस। अब यहाँ पे कुछ यहीं पे डेजर्ट है। अगर थोड़ा बहुत अगर आप डेजर्ट को भी यहाँ पे आइडिया रखेंगे तो काफ़ी ठीक है बेहतर होगा। ब्लैक लाइन्स यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। यहीं पे जो डेजर्ट है, इसको डेजर्ट का नाम है, ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं हम लोग एरुजोना डेजर्ट। ध्यान से देखते चलिए, एरुजोना डेजर्ट। और इसके जस्ट नीचे आएंगे, ठीक है, इसके जस्ट आपको आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा मोजाबे डेजर्ट, ये वाला इलाका है, ठीक है, मोजाबे डेजर्ट। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो इलाका है, ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र है। तो देखिए 3 एरिया से पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग कैलिफोर्निया पेनिनसुला, कैलिफोर्निया पेनिनसुला। अब इसको लिखने का कुछ मेरा मतलब है। अब इसी देखिए कैलिफोर्निया पेनिनसुला के आसपास इसी पे एक जगह मिल जाएगा, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए इसको। मैं ठीक है, जगह मेरे पास नहीं है, ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसी पे यहाँ पे एक जगह आपको मिल जाएगा जिसका नाम है लॉस वेगास। बहुत ही फेमस जगह है लॉस वेगास। लेकिन देखिए कहाँ है, मरुस्थल वाले क्षेत्रों पे मौजूद है। यहाँ नीचे आपको एक और मरुस्थल मिल जाएगा यहाँ पे। इस मरुस्थल का नाम है, ठीक है, सोनाग्राम नाम है, सोनग्राम मरुस्थल भी बोला जाता है इसको, सोनगारा मरुस्थल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सोनगारा मरुस्थल भी इसे बोला जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, सोनगारा या फिर इसको सोनारना मरुस्थल बोला जाता है। अब देखिए यहीं पे है, और यहीं पे लॉस वेगास है। इसी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूएसए का सबसे गर्म स्थान है, यूएसए का सबसे गर्म स्थान, सबसे हॉट स्थान, सबसे गर्म स्थान, और सबसे क्या गर्म के साथ साथ गहरी भी स्थान है, गहरी स्थान है। जब ऐसा है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेथ वैली। क्या बोला जाता है, डेथ वैली। सोचिए डेथ वैली। गर्मी के दिनों में तो इसका तापमान इतना अधिक हो जाता है कि 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। आप खुद सोचिए यहाँ पे। तो काफ़ी फेमस नाम है डेथ वैली। कौन सा इलाका है, डेथ वैली। अब नाम ही है डेथ वैली, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, शैतानों का गोल्फ कोर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शैतानों का गोल्फ कोर्स, शैतानों का गोल्फ कोर्स, शैतानों का गोल्फ कोर्स। उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए इसी तरीके से जब भी आप A4 शीट में जब मैप को बनाइए तो एक जगह सबको इकट्ठा कर लीजिए। अभी तो फिर भी मैंने यहाँ पे कम लिखा है, एक ही जगह आप सारा रेंज, माउंटेन, प्लेट्यू भी मेंशन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के समय यकीन मानिए कि आप बहुत ही कम समय में इसको रिवीजन कर लेंगे और भूलेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें जो भी आप मार्क कर रहे हैं सबका लोकेशन आपके पास है, तो कन्फ्यूजन होने का सवाल ही नहीं है। और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, ब्रुक्स रेंज कहाँ है, रॉकी माउंटेन कहाँ है, माउंट रेनर कहाँ है, किसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप सोचिए विदाउट मैप देखे अगर आप इसको याद करने बैठ जाए, यकीन मानिए 7 जन्म भी कम पड़ जाएगा, रटते रह जाएंगे।
इसीलिए माइंड मैपिंग बहुत ज़रूरी है, और माइंड मैपिंग करने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्लेट्यू की, पठार की। क्योंकि पठार को मैंने सेपरेट इसीलिए किया कि पठार भी अगर मैं वहीं बना देता तो बहुत ही मैप में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये आपको करना है, एक ही मैप में सबको क्या करना है, मर्ज कर देना है, कंपाइल कर लेना है। अब कुछ यहाँ पे पठार है, लगभग 13-14 पठार है। सबसे पहले मैं उसी तरीके से नाम लिख देता हूँ। नंबर 1 यहाँ पे मिल जाएगा यूकॉन पठार, यूकॉन प्लेट्यू में लिखना छोड़ देता हूँ, यूकॉन प्लेट्यू। उसके बाद आपको मिल जाएगा ब्रिटिश प्लेट्यू, ब्रिटिश कोलंबिया भी बोलते हैं इसको, ब्रिटिश प्लेट्यू। नंबर 3 में मिल जाएगा कोलंबिया प्लेट्यू, ध्यान से देखते चलिए, कोलंबिया प्लेट्यू। नंबर 4 में मिल जाएगा कोलंबिया स्नैक प्लेट्यू, कोलंबिया स्नैक प्लेट्यू, कोलंबिया का ही भाग है कोलंबिया स्नैक प्लेट्यू। नंबर 5 में मिल जाएगा ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन। नंबर 6 में यहाँ मिल जाएगा मैक्सिकन प्लेट्यू। नंबर 7 मिल जाएगा यहाँ पे ओजार्क प्लेट्यू, ओजार्क, ओजार्क प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू मैंने मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसे छोड़ दे रहा हूँ, ओजार्क प्लेट्यू, ओजार्क प्लेट्यू। नंबर 8 यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ चियापास प्लेट्यू, चियापासा वही बोलते हैं इसको, चियापासा प्लेट्यू। नंबर 9 देखते चले आप लोग पीडमार्ट, पीडमार्ट प्लेट्यू। नंबर 10 पीडमार्ट या पीडमोंट भी इसको बोला जाता है, पीडमोंट बेहतर होगा, यहाँ पे लिख लीजिए पीडमोंट, पीडमोंट प्लेट्यू। नंबर 10 अलेघनी प्लेट्यू, अलेघनी, अलेघनी प्लेट्यू। चलिए मैंने लिख दिया तो लिख ही दे रहा हूँ। नंबर 11 एडवर्ड प्लेट्यू, एडवर्ड प्लेट्यू। नंबर 12 ग्रीनलैंड, वहीं जो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो द्वीप है विश्व का। नंबर 13, ठीक है, नंबर 30 मिल जाएगा यहाँ पे कोलोराडो प्लेट्यू, कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो प्लेट्यू। ठीक है, तो देखिए पहला हो जाएगा यूकान, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया स्नेक, ग्रेट बेसिन, मैक्सिकन प्लेट्यू, ओजार्क प्लेट्यू, चियापासा प्लेट्यू, उसके बाद यहाँ पे पीडमोंट प्लेट्यू, उसके बाद ठीक है अलेघनी प्लेट्यू, एडवर्ड प्लेट्यू, ग्रीनलैंड, कोलोराडो प्लेट्यू, और लास्ट में हो जाएगा कनाडियन शील्ड। इस कनाडियन शील्ड को आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए मैं, चूँकि ये भी एक पठार है, इसका भी मैं मेंशन कर देता हूँ कनाडियन शील्ड। अब इसी को आपको खोजना है, और जो भी इसकी विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ पे क्या पाया जाता है, उसको आपको मेंशन कर लेना है। तो ठीक उसी तरीके से, और यही मेरा पैटर्न होगा देखिए मैप कराने का, इससे बेस्ट पैटर्न और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप मैं सबका नाम डाल दूं और आपको होता है ना प्रिंटेड जो मैप होता है, अगर मैं वो मेंशन कर दूं आप कभी नहीं सीख पाएंगे उससे, वहाँ इतनी सारी नाम होती है। यहाँ मैं सेपरेट डाल रहा हूँ, तब बिल्कुल आपके, ठीक है, जैसे घोड़े का देखे है ना, घोड़े का किनारे जो पट्टा लगा रहा था बिल्कुल वहीं पे ध्यान देगा, आपको भी ऐसे ही करना है। और जब एक एक चीज़ों को सीख जाएंगे, बशर्ते कि आप डेली का डेली क्लास करते होंगे, तो यकीन मानिए कि सारे चीज़ों को फिर आपको रिलेट करके आप कहीं से भी पूछा जाए, आप सवाल को, ठीक है, बिल्कुल ही करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले प्लेट्यू में नंबर 1 था यूकॉन, क्या था नंबर, यूकॉन, यही है यूकॉन प्लेट्यू। अब ऊपर था ब्रुक्स रेंज और नीचे था अलास्का रेंज। तो यहाँ पे है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यूकॉन प्लेट्यू, यूकॉन। अब यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं किसके किसके बीच, तो ब्रुक्स प्लस अलास्का रेंज के बीच, ब्रुक्स प्लस अलास्का रेंज के बीच यह स्थित है। अब दूसरा आइए बात करते हैं हम लोग ब्रिटिश प्लेट्यू। इसका आपको मैप में जनरली नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा, ब्रिटिश कोलंबिया से मिल जाएगा, ये यहीं पे है,
ब्रिटिश प्लेट्यू, ठीक है। तो ब्रिटिश यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ब्रिटिश। देखिए हुआ क्या है ना कि कनाडा में, अमेरिका में सब ब्रिटेन वाले लोग भरे हुए हैं, ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप वाले लोग भरे हैं। ऊपर आप जितना भी देख रहे हैं ना, छोटे छोटे आइसलैंड है, सब ये आपको दिखाई दे रहा है, सब इसमें महारानियों के नाम पे रखा गया है। एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, ऐसे ऐसे है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा है? ब्रिटिश प्लेट्यू, ब्रिटिश प्लेट्यू। नंबर 3 आइए हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश प्लेट्यू के साथ। नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहीं पे कोलंबिया प्लेट्यू। क्या मिल जाएगा? कोलंबिया प्लेट्यू। कोलंबिया प्लेट्यू। और कोलंबिया प्लेट्यू का एक भाग था कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू। कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, ध्यान रखिएगा। कोलंबिया, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू है यहाँ पे। और ये कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू कैसे है? तो एक ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। वोल्केनिक, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। और ज्वालामुखी प्रक्रिया में जो चट्टान बनता है उसको बोलते हैं हम लोग बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान क्या है? बेसाल्ट चट्टान। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो पूरा का पूरा इधर देखिए रॉकी माउंटेन था, और रॉकी माउंटेन, और इधर क्या था? कैस्केड रेंज था। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, माउंटेन, रॉकी और कैस्केड रेंज के बीच ये है, बिल्कुल दबा हुआ है, कैस्केड रेंज के बीच। इसीलिए आपको देखिए नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे जो प्लेट्यू है जो बिल्कुल आपको दो पहाड़ों के बीच दबे कुचले मिल जाएंगे, जिसकी ऊंचाई काफ़ी कम है, और यहाँ से कोई नदियाँ भी निकलती है तो बिल्कुल ही सोचिए कि समुद्र में जाकर मिल नहीं पाती है। अभी आएगा वैसा भी एग्जाम्पल। तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक और, यहाँ पे नाम है ग्रेट बेसिन। यहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा ग्रेट बेसिन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट बेसिन प्लेट्यू भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ही इधर रॉकी माउंटेन हो जाएगा, और रॉकी माउंटेन के साथ साथ इधर भी यहाँ पे रेंज है, बिल्कुल दबा कुचला है। इसी को बोला गया सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय माने पहाड़ों के बीच है, अंतःस्थलीय पठार, अंतःस्थलीय पठार। और जब ऐसा है तो यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं। इसकी नदियाँ समुद्रों में मिल नहीं पाती है जाके, समुद्रों में मिल नहीं पाती है जाके। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि देखिए नदियाँ एक ऊंचाई से निकलती है, स्लोप होना चाहिए, ढलान होना चाहिए। ढलान रहेगा ही नहीं तो नदियाँ जाके मिलेगी कहाँ? तो यहाँ पे आसपास लेक भी देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप जानेंगे नदियों के बारे में, लेक के बारे में, तो वो भी आप यहीं पे समझ जाएंगे। तो देखिए मैं एक एक करके इसीलिए समझा रहा हूँ, और आपको रिवीजन करके आना है ताकि अगले क्लास में आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे मिल जाएगा कोलोराडो, ध्यान रखिएगा, कोलोराडो प्लेट्यू यहीं पे है, मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे कोलोराडो, कोलोराडो, कोलोराडो प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू। ये एक युवा पठार बोला जाता है, मैंने अभी बन रहा है युवा पठार। क्वेश्चन पूछ देगा सबसे युवा पठार उत्तर अमेरिका में, नाम हो जाएगा कोलोराडो पठार सर, ठीक है, एक युवा पठार। इसी पर बहुत ही फेमस एक पार्क है, उस पार्क का नाम है ग्रैंड कैनियन पार्क, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क यूएसए में, नेशनल पार्क यूएसए में, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे तो ये इलाका में आपको देखने के लिए मिल जाएगा मैक्सिकन प्लेट्यू, यही है, इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिकन प्लेट्यू, मैक्सिकन
प्लेट्यू, इसके भी बारे में कुछ आप जान लीजिए। मैक्सिकन प्लेट्यू, अब यही है देखिए मैक्सिकन, इधर हो जाएगा सीरा निवेदा एसिडेंटल, सीरा निवेदा एसिडेंटल, इसको ईस्ट और वेस्ट में जो बांटा था हम लोगों ने बिल्कुल उसी के बीच है। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं सियरा निवेदा ओसिडेंटल, ओसिडेंटल, और किसके किसके बीच है तो ईस्ट और प्लस वेस्ट के बीच है, वे ईस्ट और वेस्ट के बीच में दबा है। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में दबा हुआ है। यहाँ पे आएंगे नीचे इधर, ठीक है, ये वाला इलाके में ग्वाटेमाला की तरफ, तो यहीं आपको मिल जाएगा एक और प्लेट्यू जिसका नाम है चियापासा, ठीक है, इधर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ चियापासा, चियापासा प्लेट्यू, इसके बारे में कुछ ठीक है इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा एडवर्ड प्लेट्यू, यहीं पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ एडवर्ड प्लेट्यू। और जस्ट इधर आएंगे ऊपर की तरफ तो यहीं पे आपको मिल जाएगा ओजार्क प्लेट्यू, यहाँ पे मिल जाएगा आपको ओजार्क, OZARCK, ओजार्क प्लेट्यू, ओजार्क प्लेट्यू। तो ध्यान रखिएगा ओजार्क प्लेट्यू ये भी विवर्तनिकी प्रक्रिया से निर्मित है, विवर्तनिकी प्रक्रिया से निर्मित, ध्यान से देखते चलिए, विवर्तनिकी प्रक्रिया से निर्मित, प्रक्रिया से निर्मित, यहाँ पर मैं दूसरा कलर चेंज कर रहा हूँ, विवर्तनिकी प्रक्रिया से निर्मित। और इसकी जो आकार की बात करें, आकार वो कैसा हो जाएगा गुंबदकार, ध्यान रखिएगा गुंबदकार, गुंबदकार समझते हैं ना, बिल्कुल एक ब्लॉक वे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये ओजार्क प्लेट्यू है, यूएसए के एक प्रांत है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अरकनसास प्रांत, अरकनसास प्रांत में स्थित है। तो इस तरह का भी प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे आएंगे जस्ट देखिए ये वाला जो इलाका है अपलेशियन पर्वत के आसपास का जो इलाका है, तो ये वाला भी इलाका मिल जाएगा आपको पीडमोंट, यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, थोड़ा मैं एरो यहाँ पे निकाल रहा हूँ, पीडमोंट, पीडमोंट। तो चूंकि ये बिल्कुल ही अपलेशियन पर्वत के यहाँ पे पास है, तो यहाँ पे जो इसका भौगोलिक अवस्थिति हो जाएगा अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत प्लस जो भी पूरब का जो तट के बीच है, तट के बीच। और ये इलाका खनिज के लिए बहुत क्या है फेमस है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से कुछ ठीक है नदियाँ भी पास करती है, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि जल विद्युत का अच्छा खासा यहाँ पे विकास हो चुका है, जल विद्युत का विकास, जल विद्युत का विकास। अब यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर मिल जाएगा अलेघनी प्लेट्यू, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अलेघनी प्लेट्यू यहीं पे है, ठीक है, अलेघनी प्लेट्यू। तो ये मैं ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ अलेघनी, अलेघनी का पठार, ये भी खनिज के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए खनिज। और लास्ट जो बच रहा है कनाडियन शील्ड, ऐसे इसकी भी संरचना बना दीजिए कुछ इस टाइप का, कनाडियन शील्ड यही है, कनाडियन शील्ड, कनाडियन शील्ड। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में बता दिया है प्री कैम्ब्रियन एरा में, और बिल्कुल ही मतलब इसमें जो चट्टान है आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, लेकिन उसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया हो रही है, और हो रही है तो उसकी ऊंचाई में कमी आ रही है, अभी कनाडियन शील्ड की ऊंचाई काफ़ी कम हो गई है। तो कुल मिला के देखिए आज यही था, हम लोगों ने सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एक और जगह मैक्सिकन प्लेट्यू में एक बहुत फेमस जगह है, ठीक है, मुझे अभी याद आ रहा है, बहुत ही फेमस, इसका नाम है चिहुआहुआ, नाम ही देखिए कितना है चिहुआहुआ। अब ये जूम करिए चिहुआहुआ, बिल्कुल आप आंख बंद किए, आप चांदी के भंडार में एकदम है यहाँ पे। तो चिहुआहुआ किसके लिए है, चांदी के भंडार के लिए फेमस है, एग्जाम में कितने बार इसको पूछा जा चुका है, चांदी के भंडार यही तो है देखिए।
चांदी का भंडार, सोने का भंडार मैंने बताया था कि आपको अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा। और यहीं से यूरोपीय लोग उठा उठा के नाव भर भर के सब ले गया। नहीं तो यूरोप में ज़्यादा मिनरल रिच कंट्री नहीं है, लेकिन उपनिवेश बना के, गुलाम बना के लोगों को, और वहाँ के संसाधनों का उपयोग कर कर के अभी देखिए सब कितना मज़ा मार रहा है। तो यही है साइंस का डेवलपमेंट है, बुद्धि पहले उस सबको खुल गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। इतना आप रिपीट करके आए, चूँकि क्लास की अवधि यहाँ पे लंबी हो जा रही है। तो मैं एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, इसी तरीके से आपको डेली कराते रहूँगा अनटिल जब तक कि पूरा मैप ख़त्म ना हो जाए, इंक्लूड भारत का मैप। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर पसंद आए तो शेयर करते रहें एंड जय हिंद।